हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ट्वेल्थ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के पहले भाग में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो और रह करके आपको जो है इसके रेफरेंसेज जो है इतिहास के बुक में मिलते रहे हैं, और आप यह जानते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन रही है, और न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक रही है। एट द सेम टाइम ये ब्रिटिशर्स और दुनिया के कई आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी इन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी, कुछ स्पेशली जो इनका टाउन प्लानिंग था वो इतने बेहतरीन दर्जे का था कि उस लेवल की टाउन प्लानिंग जो है 18th 19th सेंचुरी में यूरोप तक ने मैनेज नहीं की थी। खैर, आइए देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर को पढ़ करके हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। स्टार्ट होता है, पूरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो एक हड़प्पन सील के डिस्क्रिप्शन से होता है। ये जो सील है आप देखोगे किसी पुरानी सिविलाइजेशन में या इवन आज भी सील्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की पहचान कराते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में प्रिंसिपल की सील लगती है, तो ये उसको ऑथेंटिकेट करता है। पुराने ज़माने में भी जो है इस तरह के ऑथेंटिकेशन के लिए सील्स यूज होते थे। आपने 11 में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी आपने सील्स देखे हैं, तो वैसे ही सील्स जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी यूज़ होते हैं। इन सील से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। उस दौर के एनिमल्स, हालांकि ये एक माइथोलॉजिकल एनिमल्स है। उस दौर की लैंग्वेजेज, हालांकि अगेन ये लैंग्वेज पढ़ा नहीं गया है। रिलीजियस बिलीव्स, जो सिंबल्स जो है उस दौर में यूज़ हुए हैं। तो सील्स से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। मोस्ट ऑफ सील्स जो है स्टेटाइट एक तरह का पत्थर था, उसी से बनाए गए थे। ठीक है, आते हैं टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। आप कई बार जो है दो शब्द आते हैं, एक है कल्चर और एक है सिविलाइजेशन। ठीक है, एक है कल्चर और दूसरा जो वर्ड है सिविलाइजेशन। पहले ये समझते हैं दोनों में अंतर क्या है, फिर यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम हड़प्पन कल्चर क्यों नहीं कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। जब भी हम कल्चर कहते हैं तो इसका मतलब एक अब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ होती है। मीन्स उनकी थिंकिंग, उनके विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनके सोचने समझने का ढंग, ये उनका कल्चरल पार्ट होता है। उनका डांस पैटर्न हो गया, उनका बिहेवियर पैटर्न हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है कल्चरल चीज़ें होती है। बट इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब इन लोगों को जो है मरे जो है 4000 साल से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा का पीरियड है ये लगभग जो है 1700 के आसपास ख़त्म हो, 1700 BC के आसपास ख़त्म हो गया था। तो 1700 वो और 2000 साल इधर, तो लगभग 4000 साल पहले तो ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। तो उनके कल्चर को तो नहीं देख सकते, हम क्या देख सकते हैं, उनके सिविलाइजेशन। अब ये सिविलाइजेशन क्या है, तो सिविलाइजेशन कल्चर का जो है एक्चुअल फॉर्म है। मीन्स जो वो चीज़ें यूज़ करते हैं, मीन्स जैसे अगर हम आज की सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, हमारी बिल्डिंग्स आएगी, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, मीन्स हमारे आसपास की जो भौतिक चीज़ें हैं, लाइक हमारी गाड़ियाँ, कारें, बिल्डिंग्स, और जो है हमारी ड्रेसेस, वट एवर वी कंज्यूम, जो कुछ भी नंगी आंखों से सामने जो है देखा जा सकता है वो सारा का सारा सिविलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, और जो चीज़ें महसूस करने या देखने की चीज़ें वो है कल्चर। तो इसी कारण अब इंडस वैली में जब खुदाई होनी शुरू हुई तो वहाँ हमको क्या मिले, उनके बीट्स मिले, टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, स्टैचूज़ मिली, बिल्डिंग्स मिली। तो ये सारी चीज़ें जो है सिविलाइजेशन का पार्ट है। दैट्स वाई वी यूज़ द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी नेवर यूज़ द टर्म इंडस कल्चर। तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया। कल्चर महसूस करने की चीज़ है, कल्चर समझने की चीज़ है। कल्चर को हम देख नहीं सकते, कम से कम तब तो बिल्कुल नहीं जब तो वो आदमी सामने ना हो। सीधी सी बात है, एक आदमी से हम बात करते हैं तो उसका कल्चर हमें महसूस होता है। ठीक है, एक आदमी जो कहीं डांसिंग हो रही, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हमको उनकी कल्चर समझ में आती है। बट जो चीज़ें ख़त्म हो गई है उसका तो कल्चर नहीं समझ सकते। तो हमारे सामने सिविलाइजेशन से जुड़ी चीज़ें जो है हमारे सामने होती हैं।
हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो 2600 से लेकर के 1900 BC तक है। अगेन ओवरऑल पीरियड थोड़ा सा और बड़ा है, बट ये वो टाइम था जिस समय सिविलाइजेशन जो है अपने अच्छे कंडीशन में थी, ठीक है, जिसके एविडेंसेस जो है हमें बेहतर तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर जो है उनके कुछ बीड्स के कुछ वेट्स के जो सामान तोलते थे उसके जो है एग्जाम्पल है, और यहाँ पर कुछ उनके टूल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि कितने फ़ाइन तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को बनाया हुआ है। ऐसा लगता है ये आजकल की जो है मॉडर्न मशीनों से बनाई गई चीज़ें हैं, बट आपको ये जान के आश्चर्य होगा इस तरह की चीज़ें वो 4000 साल पहले जो है बना रहे थे। इट मीन्स कि आप देख सकते हो उस दौर की टेक्नोलॉजी जो है किस हद तक एडवांस रही होगी। यहाँ पर जो है 2 मैप हैं। एक मैप आप ये देख रहे हो जिसमें जो है फेमस हड़प्पन सिटीज़ हैं। बाद में हम इस मैप स्किल को सॉल्व करेंगे। जो सबसे ज़्यादा फेमस शहर हैं वो आपका एक हड़प्पा हो गया, यहाँ पर जो है मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है, ये वाला है। अगेन इसको मैप पे सॉल्व करेंगे। चन्हूदड़ो, कालीबंगा, बनावली, इसमें याद रखिएगा ये सारा हिस्सा जो है इंडिया के भीतर है। और 2 इलाके और बसते हैं, ये एक लोथल, नागेश्वर, ठीक है। ये जो इलाके हैं ये बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउन है। ये हमारे एग्ज़ाम में स्पेशली काम आते हैं और अक्सर ये पूछता भी है। यहाँ पर एक और मैप दिया हुआ है। ये जो मैप है ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ जो कॉलोनीज़ है ये कुछ खास इलाकों में सेंटर्ड है, ठीक है। ये जो सिटीज़ हैं स्टार्टिंग दौर के ये कुछ खास इलाकों में सेंटर्ड हैं। स्पेशली ये 2 इलाके हैं, पाकिस्तान का सिंध और जो है एक और इलाका है चोलिस्तान, ठीक है। बाद के इलाके जो देखोगे तो ये काफ़ी स्कैटर्ड से दिख रहे हैं, दूर दूर बिखरे हुए सिटीज़ दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और डाटा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि स्टार्टिंग दौर में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स मिले हैं आप देखोगे सिंध के इलाके में 106 मिले, चोलिस्तान में 239 दिखे। अब ये चोलिस्तान क्या है? चोलिस्तान बेसिकली जो है थार का पाकिस्तानी हिस्सा है। आप जो है थार डेजर्ट राजस्थान में आपने नाम सुना हुआ है, तो ये जो है थार का पाकिस्तानी हिस्सा है। सॉरी वो मैप जो है अब मिस कर गया, कभी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको देख लूँगा। एक मिनट को देश को देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है पाकिस्तान का मैप है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो गया पाकिस्तान का निचला हिस्सा सिंध, ठीक है, और ये हो गया आपका थार चोलिस्तान डेजर्ट, ठीक है। बेसिकली ये थार से लगा हुआ हिस्सा है, इस साइड इंडिया का थार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका चोलिस्तान का छोटा सा इलाका हो गया। अब ये चोलिस्तान है पूरा का पूरा डेजर्ट है और सिंध कंपैरेटिवली ग्रीन इलाका है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर आता है हमारे सामने। यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो जो इलाका कंपैरेटिवली ग्रीन है आज के डेट में, वहाँ पर जो है जो सिविलाइजेशन की चीज़ें जो है बहुत कम दिखती हैं, कम एरिया साइड्स दिखते हैं। और जो डेजर्ट इलाका है वहाँ पर जो है सिविलाइजेशन के साइट्स जो है बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये चीज़ हमें क्या बताती है? ये चीज़ ये बताती है कि जिस हिस्से को आज हम डेजर्ट मानते हैं, किसी ज़माने में वो इलाके बहुत ग्रीन रहे होंगे और आज के डेट में वहाँ पर सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, ग्रीनरी ख़त्म हो गई और इसका सीधा सा असर ये पड़ा, वो पूरे एरिया डेजर्ट हो गए। आप देखोगे हर फेज़ में जो सिंध में जो है शहरों की संख्या कम रही थी, दूसरी ओर चोलिस्तान में शहरों की जो साइट्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रही थी। इट मीन्स आपको पता है कि सारी पुरानी सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही बसी है। इट मीन्स कि जो है उस इलाके में कुछ बड़ी नदियाँ रही होगी, हरियाली रही होगी, तभी इतनी बड़ी आबादी वहाँ पर बसी। लगभग 239 साइट्स वहाँ से मिले हैं और याद रखिए इतने एविडेंसेस मिले हैं। कई और ऐसे होंगे जो बाढ़ में बह गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये कहीं ना कहीं इंसानों के असर को दिखाता है कि अगर हम क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, एनवायरनमेंट को बर्बाद करेंगे, तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो सकती है, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी। सबसे स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी, कोई भी सिविलाइजेशन है उसके 3 स्टेज होते हैं। पहला हो गया अर्ली, ठीक है, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले अर्ली मतलब स्टार्टिंग फेज़, ठीक है।
उसके बाद हो गया मैच्योर, और लास्ट हो जाता है फॉलिंग स्टेज। अर्ली जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही होती है, एविडेंसेस बहुत कम है, टेक्नोलॉजी बहुत लो है। मैच्योर फेज़ जब वो सिविलाइजेशन अपने पीक पे आती है, सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, शानदार पैलेसेस, ये सब उसमें मिलने लगते हैं। और फॉलिंग स्टेज अगेन पॉपुलेशन बहुत डाउन होने लगती है और जो है धीरे धीरे सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर भी जो है यही दिखा रहा, अर्ली सिविलाइजेशन, मैच्योर सिविलाइजेशन, और उसके बाद जो है अबेंडेंट साइट्स की बाद में जो है धीरे धीरे ख़त्म होने जो लगे। ठीक है। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, कोई भी जो है सिविलाइजेशन अपने स्टार्टिंग दौर में सबसिस्टेंस कंडीशन में होती है। सबसिस्टेंस कंडीशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान उतना ही कमाता है जितना खा पी करके ख़त्म हो जाए। ठीक है, मतलब सरप्लस उसके पास इनकम नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी गरीब है तो करेगा क्या, दिन भर मेहनत करेगा और जितना भी कमाएगा वो कंज्यूम कर लेगा। तो ये होता है सबसिस्टेंस कंडीशन। कोई भी सिविलाइजेशन स्टार्टिंग दौर में सबसिस्टेंस कंडीशन में ही होती है। अर्ली सिविलाइजेशन बाद में जब डेवलप होती है तो उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके पास काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारे रिसोर्सेज बच जाते हैं, जिससे जो है वो अपने टाइम और रिसोर्सेज से वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाता है और नए इलाकों को जीतता है, शानदार क्राफ्ट वर्क शुरू करता है। तो वो जो है मैच्योर स्टेज आता है। ठीक है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। तो आपने इस पिक्चर 2 में जो एरियाज़ देखें तो बेसिकली ये सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी वाले इलाके हैं जहाँ पर सबसिस्टेंस इंडस सिविलाइजेशन के जो स्टार्टिंग फेज है वो डेवलप हुआ। तो ये लोग क्या करते थे, तो बेसिकली जो सबसिस्टेंस स्टार्टिंग अर्ली हड़प्पन जो लोग थे वो जो है कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो है प्लांट्स उगाते थे और एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ हुए हैं उसमें कई तरह के ग्रेन्स थे, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो इसमें हमको जो है वीट मिलता है, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीशम, मिलेट्स, ये जो है गुजरात और आसपास के इलाकों में इनके एविडेंसेस मिलते हैं। एनिमल्स में कैटल्स, शिप, गोट, बफेलो, पिग मिलते हैं। एडिशनली कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी मिलते हैं जिसमें जो है बोअर, डियर, घड़ियाल, इन सब के जो है बोन्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है ये इन जानवरों से भी परिचित थी। मज़े की बात यह है गाय और घोड़े के एविडेंसेस बहुत कम मिले हैं। कुछ जो है फिशेस के भी एनिमल्स, फिशेज और फाउल के भी जो है एनिमल्स यहाँ पे मिले हैं। तो ये सारे जो है प्लांट्स और एनिमल जो है इन चीज़ों से वो परिचित थे। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, वो एग्रीकल्चर तो करते थे, सीधी सी बात है, कोई भी सिविलाइजेशन है अगर सर्वाइव कर रही है तो कुछ तो खाएगी। तो अब सवाल यह है उनके एग्रीकल्चर का लेवल कैसा था, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। सीधी सी बात है, रिटर्न वर्क मिला नहीं। तो ऐसे केस में हम कैसे पता करें कि उस दौर में वो क्या क्या टेक्निक यूज़ करते थे। उस पीरियड में जा नहीं सकते क्योंकि टाइम मशीन बनी नहीं। तो इसके लिए कई सारे सवाल हमारे मन में हैं कि वो सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते थे, मीन्स हाथ से ही ऐसे छींट देते थे, या फिर जो है प्लाऊ करके ज़मीन के अंदर दबाते थे। तो ये इन सारे सवालों के जवाब कैसे मिले, तो हमारे पास उस दौर के मिट्टी के कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ सील्स पर इमेजेज मिली हैं, जिससे जो है हमको पता चलता है कि उस दौर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी एग्रीकल्चर के लिए। जैसे एक बुल की स्टैचू मिली है, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि उस दौर में जो बुल्स हैं वो यूज़ होते रहे होंगे खेती के लिए। इसी तरह से वहाँ पर कई जगहों पर, जैसा कि जो है बनावली और चोलिस्तान के कुछ इलाकों में मिट्टी के प्लाऊ मिले हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उस दौर में उन लोगों ने प्लाऊ यूज़ करना सीख लिया था। इसी तरह से एक प्लाउड जो है फील्ड का एक एविडेंस मिलता है कालीबंगा में। इवन कि कुछ इलाकों में 2 सेट ऑफ फरो मिले। अब ये क्या चीज़ है 2 सेट ऑफ फरो, ठीक है। अब जैसे कुछ जगहों पर जो है खेती के लिए जैसे होता है ना, जैसे जब हल चलाते हैं तो मिट्टी जो है वो कुछ जो है मिट्टी जो है बीच के हिस्से को हमने कट किया तो मिट्टी कुछ ऐसे शेप ले लेती है। खेत में आप जाओगे तो मिट्टी एकदम, अगर जो खेत की जुताई हुई है तो मिट्टी का शेप एकदम फ्लैट ना हो करके वो कुछ ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, जुताई करने के कारण। तो बीच बीच में लाइन बन जाती है। तो कुछ जगहों पर कुछ खेत ऐसे मिले जहाँ पर 2 तरह से जुताई हुई थी, एक ऐसे और एक ऐसे। इससे ये पता चलता है कि वो एक साथ 2 फसलें भी उगाने लगे थे। चूँकि ज़मीन जो है फर्टाइल है तो वो एक साथ 2 तरह की फसलें उगा रहे थे कि एक बार ऐसे उगाया, ठीक है, फसल डाली, और कुछ महीने बाद ऐसे फसल डाली। ऐसा क्यों किया, तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 2 या 3 महीने में तैयार हो जाती हैं और कुछ फसलें 6 से 8 महीने लेती हैं। तो वो लोग, उन लोगों ने क्या किया
एक साथ 2 फसलें लगा दी कि जब तक जो है एक फसल तैयार होगी तब तक जो है दूसरी फसल भी जो है प्रोसेस में लग जाएगी। अब इसके एविडेंसेस कैसे पता चले कि साहब 4000 साल पहले वो ऐसे खेती करते थे कि वैसे खेती करते थे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसकी ये कैसे पता चला? मान लीजिए एक आदमी ने एक खेत बनाया, ठीक है, उसने जो है खेत की जुताई की, सडन जो है कुछ ही दिन बाद वहाँ पे बाढ़ आई और बाढ़ ने पूरे एरिया को कवर अप कर दिया, ठीक है, और ऐसे ही जो है वो हज़ारों साल तक वो जगह जो है दबी रह गई। बाद में जब आर्कियोलॉजिकल वहाँ पे सर्वे होना शुरू हुआ, ज़मीन की खुदाई होनी शुरू हुई, उन्होंने क्या किया, जो है मिट्टी के लेयर्स को देखा कि यार ऊपर की मिट्टी अलग टाइप की लग रही है, नीचे की मिट्टी अलग टाइप की लग रही है। फिर उन्होंने धीरे धीरे आराम से ऊपर की लेयर को पूरी तरह से हटा दिया। फिर देखा ज़मीन जो है उस पर जो है स्क्वायर पैटर्न बने हैं। इससे उन्हें पता चला कि साहब ये जो है बड़े हाई लेवल की एग्रीकल्चर कर रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पे खेती कर रहे थे और एक साथ 2-2 फसल उगा रहे थे। तो इस तरह से इनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में 3 चीज़ें पता चलती है कि ये बुल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा प्लाऊ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरा कि जो है एक साथ जो है 2-2 फसलें उगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसी तरह से अलग अलग टूल्स को पहचानने की कोशिश की गई। कुछ जो है टूल्स भी उस दौर के मिले हैं जिसमें स्टोन के जो है ब्लेड से, उस दौर में चूँकि मेटल्स का यूज़ कम था तो स्टोन के ब्लेड्स मिले हैं जिसमें जो है वो लकड़ी का हैंडल लगा करके यूज़ करते थे, ठीक है। तो ऐसे टूल से भी हमको पता चलता है। हालांकि बाद में जो है मेटल के भी टूल्स मिलने शुरू हुए, बट स्टार्टिंग के जो टूल्स हैं, आप फिर से जो है पीछे अगर पिक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही आपको पिक्चर दिखाया था, सॉरी, तो यहाँ पर जो है आपको ये टूल्स दिख रहे हैं। तो ये सारे टूल्स जो है आप इसी जो है ज़मीन की खुदाई और दूसरे काटने पीटने के काम आते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और टूल्स दिए हुए हैं कॉपर के, ये मेटल के टूल्स हैं। चूँकि मेटल और पत्थर के टूल्स में डिफरेंस क्या आता है, पत्थरों के टूल्स को बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और उसको अपने मनचाहा शेप नहीं दे सकते। दूसरी ओर मेटल की खास बात क्या होती है कि मेटल लॉन्ग लास्टिंग होंगे, पत्थर जो है तुरंत टूट जाएंगे, मेटल लॉन्ग लास्टिंग होंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जो है मेटल को शेप दे देते हैं। तो मेटल के जो टूल्स बनने के बाद से जो है डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चला गया, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ जगहों पर जो है वाटर कैनाल्स के एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे कहाँ पर है, तो जैसे धौलावीरा में कुछ वाटर रिजर्वायर मिले हैं, पानी के उन्होंने बड़े बड़े टैंक बनाए जहाँ पर वो पानी स्टॉक करते थे। कुछ जगहों पर ये ऐसे भी एविडेंसेस मिले कि खेतों के आसपास कुएं मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो कुएं से पानी निकाल करके जो है खेत में जो है पानी डालते थे, जिससे इरिगेशन होता था। हाउ आर्टिफैक्ट्स वर आइडेंटिफाइड, आर्टिफैक्ट्स को कैसे पहचाना गया, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल दिया है, सैडल क्वर्न जो है वहाँ बड़े पैमाने पे मिले हैं। सैडल क्वर्न क्या है, पुराने दौर में जो है एक पार्टी होती थी जिस पर जो मसाला पीसा जाता था, तो वहाँ पर कुछ बड़े और छोटे साइज के खूब सारे पत्थर मिले, ठीक है। इस तरह से खूब सारे पत्थर मिले। तो हुआ क्या कि जो अर्नेस्ट मैके थे, जो कि जो है उस इलाके में खुदाई करवा रहे थे, तो उन्होंने जो है उनका जो कुक था उसने वो इन सारे पत्थरों को कलेक्ट कर रहे थे। तो उसी में जो है उनका एक कुक है, उसने कहा कि साहब एक काम करो, ये पत्थर हमको दे दो, इस पत्थर से हम बैठ करके मसाला पीसेंगे। चूँकि उस दौर में ये पूरा इलाका जो है जिसमें खुदाई हो रही थी तो आसपास आबादी तो थी नहीं, और ये अपने साथ पूरी टीम लेके गए थे। तो इनके कुक को ये चीज़ दिखी, कहा यार ये पत्थर जो है मसाला पीसने के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो नीचे वाला पत्थर बेस हो गया और ऊपर वाला पत्थर इस पर सामान रखा और उसको रगड़ रगड़ करके पीस दिया। उस दौर में जो है मिक्सी उक्सी तो थी नहीं। तो इस चीज़ से उस आदमी को समझ में आया कि यार ये हो ना हो, ये कहीं ना कहीं ग्राइंडिंग मशीन है। उस दौर में लोग इसी से ही जो है अनाज या फिर जो है मसाले पीसते रहे होंगे। तो इस तरह से भी जो है चीज़ों के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक रिजर्वायर का एग्जांपल दिया है, फोटो दिया हुआ है, जो कि धौलावीरा मिला था, किस तरह से पानी स्टॉक किया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मोहनजोदाड़ो अब प्लान्ड अर्बन सेंटर। स्टार्टिंग दौर में 2 शहर मिलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सबसे पहले मिला था, बट दिक्कत क्या है कि हड़प्पा की जो मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हुए? था क्या कि वहाँ पर ज़मीन के अंदर ईंटें बहुत मिल रहे थे और सरकार को रेलवे लाइन बिछाना था, और लोकल लोग भी जो है वहाँ से ईंटें चोरी कर करके अपने घर ले जा रहे थे,
और उसको उठा करके अपने घर के मकान में डाल देते थे, यूज़ कर लेते थे। इसके कारण जो हड़प्पा शहर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, उसका सिर्फ नाम ही मिलता है, वो शहर में क्या था, क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिले, इसके एविडेंसेज आपको जो कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। कुछ तो मिला होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है गायब ही हो गई। लेकिन मोहनजोदाड़ो जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में मिल गया, और यही वजह है मोहनजोदाड़ो के बाद से ही जो है इस सिविलाइजेशन को इतना नाम और रिस्पेक्ट मिला। जो मोहनजोदाड़ो का जो शहर है वो दो पार्ट में मिलता है। आप यहाँ भी देखोगे तो एक जो है सिटिडल एरिया है और एक लोअर टाउन है। सिटिडल नेचुरली इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए था, और जो लोअर टाउन है ये कॉमन लोगों के लिए। अगेन सिटिडल जो है वो ज़मीन से थोड़ी काफ़ी हाइट पर था, ठीक है, और जो लोअर टाउन है ये जो है निचले इलाके में था, तो भी थोड़ी ऊंचाई तो थी, लेकिन बेसिकली ये कंपैरेटिवली टू सिटिडल ये नीचे था। अब चूँकि हाई क्लास का है तो मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी सिटिडल इलाके में हैं। मोहनजोदाड़ो की जो मोस्ट ऑफ इलाके स्ट्रक्चर हैं वो यही हैं। अगेन जो लोअर टाउन का देखेंगे तो यहाँ जो पॉपुलेशन बहुत डेंस है, चूँकि कॉमन लोगों का इलाका है, वो इतने एलीट तो थे नहीं, गरीब लोग थे, तो उनके घर बड़े पास पास मिलते हैं। तो ये जो है बेसिक दो डिफरेंसेस हैं। शहर जो है दो पार्ट में डिवाइडेड। एक बार फिर से जो है थोड़ा सा और साफ़ सुथरा पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में इस पर जो है यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। आप जानबूझ करके इस वीडियो को इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, चूँकि यूट्यूब की जो कॉपीराइट पॉलिसी है वो बड़े स्ट्रिक्ट है। क्लास 11 में जो है मैंने एक वीडियो डालने की कोशिश की थी, इमीडिएट यूट्यूब ने जो है एक मैसेज डाल दिया कि आप जो है कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं, ज़्यादा अगर नेक्स्ट टाइम किया तो फिर आपका जो है चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो, वीडियो को ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अगेन आप देख सकते हो कि ये जो है हाई क्लास का इलाका है, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो बाउंड्री बने हुए हैं, ज़मीन जो है ये बाउंड्री हो गई। जो ज़मीन है वो थोड़ी सी ऊंची है। यहाँ पर आपको जो है लोअर टाउन दिख रहा है, और लोअर टाउन में आप देख सकते हैं पॉपुलेशन जो है वो बड़ी जो है डेंस है। अगेन जो बिल्डिंग्स है, नंबर 1 स्कूल के एविडेंस तो नहीं थे, खैर पता नहीं। सेकंड बाथ सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है यहाँ पर जो है, बाद में भी आप देखेंगे। और आप देखोगे इनकी सड़कें बड़ी सीधी सीधी है, और जो है हर चीज़ बड़े प्लान करके बनाए थे, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पर एक दूसरे शहर का पिक्चर है, खैर छोड़ो इसको बाद में देखेंगे। आप इस पे आते हैं, वीडियो जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरह से शहरों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, और क्या क्या खास बातें थी, ठीक है। आज जो सिटिजन है वो हाइट पे बना था, ऑलरेडी बता दिया गया, और ये जो है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे था। उसको जो है पहले जो काफ़ी मिट्टी और ईंटे का एक काफ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया, और शहर को उसके ऊपर बसाया गया। मे बी क्योंकि बार बार बाढ़ आती रहती थी और शहर में जो है पानी भर जाता रहा होगा, इसलिए जो है इन्होंने शहरों को काफ़ी ऊंचे जो है एरिया बनाया गया। दूसरी चीज़, शहर के चारों ओर एक ऊंचा वॉल बनाया गया, और इससे जो है लोअर टाउन को अलग कर दिया गया, ताकि लोअर टाउन के लोग जो है बिना परमिशन जो है वो शहर के अंदर ना घुस पाएँ। जो लोअर टाउन है उसको भी जो है वॉल से प्रोटेक्ट किया गया था, और यहाँ पर भी जो है बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई थी, ज़मीन के ऊपर, ठीक है। मतलब एकदम जो है नॉर्मल जो लैंड लेवल है उसके ऊपर मिट्टी डाली गई, और उसके ऊपर जो है शहर बनाया गया। ऐसा कैलकुलेट किया गया, अगर एक लेबर जो है अगर एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर जो है मिट्टी डालता होगा, तो लगभग इस शहर का सिर्फ बेस बनाने में 40 मिलियन परसेंट डे लगे। मतलब 4 मिलियन 40 लाख जो है लोग इस जो है शहर का बेस बनाने में लगे होंगे। ऐसा जो है अनुमान लगाया जाता है कि इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर था और इतना जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे वर्क हुआ था। एक और चीज़ यहाँ पर जो है जो प्लेटफॉर्म बनाने से एक नुकसान था कि अब आपके लिए जो एरिया होते वो एकदम फिक्स हो गए थे कि आपको इसी बाउंड्री के भीतर रहना है। आप जो है उस चूँकि था क्या कि चारों ओर उन्होंने फोर्ट बना दिया था, ठीक है। फोर्ट बनाने के बाद उसके अंदर मिट्टी भर करके और फिर उसके अंदर बिल्डिंग्स बनाई, तो इसके कारण शहर की जो लिमिट है वो एक फिक्स हो जाती थी, आप उसके बाहर नहीं जा सकते थे। एक चीज़ यहाँ पर अगेन छोटा सा जो रेफरेंस है वो हड़प्पा के बारे में ही है। 1875 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जो कि भारत के पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी थे, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। 1875 खुदाई होती है, मतलब इनको एविडेंस मिलते हैं, खुदाई तो खैर बाद में हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम को पहली बार रेफरेंस मिलता है कि साहब यहाँ पर भी कोई प्लेस है, ठीक है। और कौन है, तो
जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि यहाँ से इतनी ईंटें निकाली गई है जिससे 100 मील तक जो है मतलब लाहौर से मुल्तान तक लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा सकती थी। तो आप समझ सकते हो हड़प्पा शहर को कितनी बुरी तरह से लूटा गया। जो मोहनजोदाड़ो है बहुत प्लान्ड स्ट्रक्चर है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदाड़ो को प्लान्ड स्ट्रक्चर क्यों बना कहा जाता है। तो आप देखोगे हर चीज़ बड़ी प्लान करके बनाई गई। सबसे पहले जिस शहर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हर जगह को ये एक फिक्स किया गया कि साहब ये इलाका एलिट लोगों का है, ये कॉमन लोगों का है। फिर अगेन मिट्टी डाल करके प्लेटफॉर्म ऊंचा किया गया, सबको बाउंड्री पैक किया गया। अगेन जो इनकी ईंटें भी थी, अब पूरा जो है आप इलाका देखोगे मतलब इंडस सिविलाइजेशन जो है मतलब सिंध जो है गुजरात के पास से शुरू होता है और जम्मू तक जाता है और यूपी से लेकर के अफ़गानिस्तान तक जाता है। इसने पूरे इलाकों में ईंटों का जो साइज है वो स्टैंडर्ड है, उनका सेम रेशियो है 1:2:4 मीन्स 4 लेंथ हो गई, 2 ब्रेथ हो गया और 1 हाइट हो गई। ये स्टैंडर्ड रेशियो जो है आपको पूरे इलाके में एक जैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सेंट्रल जो है स्ट्रक्चर रहा होगा, कोई ना कोई एक गवर्निंग बॉडी रही होगी जहाँ पर जिसके कारण हर जगह एक समान एक जैसी चीज़ें यूज़ होती रही। लेइंग द ड्रेन्स जो है इंडस सिविलाइजेशन की सबसे शानदार कल्पना थी तो हकीकत में उनका जो है प्लानिंग थी। जब भी वो शहर बनाते थे तो सबसे पहले वहाँ पे वो लोग ड्रेन्स प्लान करते थे। इससे ये पता चलता है वो लोग कितने सफाई पसंद थे। पूरे शहर को उन्होंने जो है ग्रिड पैटर्न पे बनाया। अब ये ग्रिड पैटर्न क्या है? ग्रिड पैटर्न का मतलब ये है कि चीज़ों को एकदम से स्क्वायर से बनाया, ठीक है, ये हो जाता है ग्रिड पैटर्न। तो पूरे शहर को कई ब्लॉक से बनाया। आजकल जैसे बड़े बड़े शहरों में नोएडा वोएडा में जाओगे तो सेक्टर ये जैसे सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं, तो इस तरह का जो सेक्टर वाइज डिवीजन था ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में उस ज़माने में उन्होंने प्लान कर दिया। पूरे शहर को उसने कई ग्रिड में बांट दिया। उसके बाद लोगों को बसने से पहले उन्होंने जो है सड़कों के किनारे ड्रेन्स प्लान किए। सबसे पहले सड़कें बना दी, ठीक है, सड़क के किनारे उन्होंने ड्रेन्स बना दी और ड्रेन्स बनाने के बाद फिर लोगों को कहा कि अब आप घर बसाइए। मीन्स सबसे पहले सड़क बनी, सड़क के दोनों साइड जो है उन्होंने ड्रेन्स बना दी और तब उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ घर बनाइए ताकि जो है अच्छे से सबको जो है नाली का एक्सेस मिले और जो है सड़क का एक्सेस मिले। ये भी अगेन एक बहुत बड़ा एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है बहुत वेल प्लान्ड तरीके से काम करते थे। और जितने भी घर थे सबके पास जो है एक सड़क जो कि जो है उनकी एक दीवार सड़क से ज़रूर कनेक्ट होती थी और सभी के पास एक ड्रेन ज़रूर होती थी, ठीक है। ऐसा कोई घर ऐसा नहीं था जिसके घर के पास कोई सड़क ना हो या फिर जो है वहाँ कोई ड्रेन ना हो। सिटाडेल बता दिया है कि ये जो है एक स्मॉल एरिया, चूँकि एलिट लोग की संख्या कम होती है तो स्मॉल एरिया लेकिन हाई इलाका है, ठीक है। धोलावीरा और लोथल शहर में पूरा का पूरा इलाका ही कवर अप किया गया, ठीक है। बाकी शहरों में क्या था, सिर्फ सिटाडेल को अलग कवर किया और जो है लोअर टाउन को अलग कवर किया। इन 2 शहरों में क्या था, इसको एक ओवरऑल भी कवर अप किया गया, मतलब इनके चारों ओर भी जो है बाउंड्री लगाई गई। सिटाडेल लोथल में जो सिटाडेल है वो वॉल से कवर अप नहीं की गई थी, सिर्फ जो है उसको एक हाइट पे बनाया गया था। ये छोटा सा रेफरेंस है, कभी कभार एक आध नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, बस इसलिए जो है इसको बता दिया। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जो घरों का आर्किटेक्चर कैसा था, मोहनजोदाड़ो के जो घर जो हैं वो भी बड़े शानदार बनाए गए और मॉडर्न घर जैसी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी थी। अब जितने भी घर थे उनके पास एक बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था। अगेन ये सब आपको भी अच्छे वीडियोज़ में मिल जाएगा, ठीक है। कोर्टयार्ड जो है उसमें क्या क्या होता था, तो बेसिकली कुकिंग और वीविंग का वर्क जो है घर के बीच के जो है आंगन में होता था। स्पेशली जब बहुत गर्म जो है और मौसम होता था, स्पेशली जो आप देखोगे पाकिस्तानी पंजाबी इलाका भी जो है बहुत गर्म मौसम है, तो लोग बीच के घर के खुले आंगन में अपना खाना बनाते थे या खाली काम करते थे, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो मोहनजोदाड़ो के लोग हैं उनके लिए प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब प्राइवेसी के लिए वो क्या करते थे, पहली चीज़ उन्होंने जो कोई भी विंडो ऐसा नहीं बनाया जो सड़क पे खुलती हो, ठीक है, जो भी रोड पर कोई विंडो नहीं बनाया कि बाहर से जो है कोई हमारे घर में झांक नहीं सकता, और ग्राउंड लेवल पे तो विंडो बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद जो भी घर का एंट्रेंस था, ठीक है, वो जो है इस तरह से बनाया गया था कि उससे घर का आंगन ना दिखे। जैसे आपने जो है आप ये रोड बना दी, ठीक है,
यहाँ से आपने घर का एंट्रेंस बनाया, तो जो कोर्ट घर जो था यहाँ पर जो है घर का जो मेन कोर्ट यार्ड होता था वो यहाँ पे होता था, ताकि अगर कोई अंदर झांके भी तो यहाँ बाहर का कमरा दिखे, ना कि जो है घर के अंदर का आंगन दिखे। ठीक है। एडिशनली और क्या क्या चीज़ें थी घर में जो है, अगेन हर जगह जो है ड्रेन्स थी, ड्रेन अच्छे से मैनेज किया, और जो है जो बाथरूम भी प्रॉपर बाथरूम उन्होंने मैनेज किया था, और वो पक्की ईंटों का था। ठीक है। और जो ड्रेन्स थे वो बाहर की नाली से कनेक्ट हो जाते थे। कुछ जगहों पर सीढ़ियाँ मिली हैं ताकि जो है सेकंड फ्लोर पे जाया जा सके। इससे पता चलता है उनके में से कई ऐसे रिच लोग थे जिनका घर जो है डबल स्टोरी का था। इसके बाद घर के बाहर जो है उन्होंने एक कमरा बनाया था जो कि गेस्ट हाउस के लिए था, मतलब बाहर से कोई आ रहा है तो वो लोग बाहर जो है स्टे कर सकते थे। अगेन, और जो गेस्ट हाउस था उसके अंदर भी उन्होंने एक कुआं दिया था ताकि जो है उनको पानी पीना हो या ज़रूरत हो तो वो बाहर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो बाहर से एंट्रेंस है, लेकिन वो इस कोर्टयार्ड को नहीं देख सकता है। ठीक है। यहाँ पर जो है आपको एक सीढ़ी दिख रही है जो कि जो है ऊपर फ्लोर पे जाने के लिए। आपको घर में ढेर सारे कमरे दिख रहे हैं, और इस तरह का जो है ये स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं। एक और पिक्चर जो है बड़ी अच्छी सी मिल गई थी, मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद जो है यूट्यूब वाले इस पिक्चर के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी दूसरी जगह से ही चोरी किया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये बाहर की एक सड़क, एक मिनट, सड़क के जो है ठीक बीच में जो है आपको यहाँ पर ड्रेन्स दिख रही हैं जो ज़मीन के भीतर हैं और उसको कवर अप किया गया है। जस्ट जो है वो लोग करते क्या थे, जो ड्रेन्स भी बनाई थी उसको हमेशा ढक करके रखा था। ऐसा नहीं था कि नाली खुली रहेगी उसमें कचरा पड़ता रहे। ठीक है। नाली को पूरी तरह से अच्छे से कवर अप कर दिया गया। आप यहाँ सीढ़ी देख सकते हो, ऊपर छत देख सकते हो, आंगन देख सकते हो, कमरा देख सकते हो, टॉयलेट बाथरूम, कुएँ होते थे बाथरूम हो गए, सामने एक बड़ा सा कोर्टयार्ड हो गया। तो इस तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ जो अपने दौर के हिसाब से वो बेस्ट बना सकते थे, उस तरह का घर जो है उन्होंने अपने दौर में बनाने की कोशिश की थी। ठीक है। द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, कहा कि दुनिया में इतना शानदार जो है बाथरूम सिस्टम जो है कहीं नहीं मिला। हर घर जो है सड़क के जो है ड्रेन से कनेक्टेड होता था। जो मेन चैनल थी, जो पानी का जो मेन चैनल था, नाली को अच्छी तरह से मोर्टार सीमेंट से ला करके पैक कर दिया गया था ताकि पानी जो है कहीं बाहर कीचड़ न पैदा करे। इसके बाद नालियों को अच्छे से ढका गया था ताकि जो है लाइमस्टोन्स के ऊपर से लॉक कर दिया गया था ताकि और उसको जो है समय समय पर हटा करके उसको साफ़ किया जाता ताकि नाली हमेशा ही ब्लॉक ना हो। याद रखिए, जो भी ड्रेन्स थे उन ड्रेन पर ढक्कन लगा दिए गए थे, जैसा कि आपने उस पिक्चर में देखा भी था, और इन ढक्कन को हटा करके नालियों को साफ़ भी किया जाता। एक और बड़ी शानदार सी चीज़ थी कि जब भी घर से नाली निकलती थी तो सबसे पहले वो जो नाली निकलती थी तो सबसे पहले वो पानी एक गड्ढे में जाता था, उसके बाद जो है वो मेन नाली में जाता था। ये गड्ढे की ज़रूरत क्यों थी? होता क्या था कि इस नाली में जो भी मिट्टी आएगी वो इस गड्ढे में बैठ जाएगी, उसके बाद सिर्फ साफ़ पानी ही जो है मेन नाली में जाए, और बाद में ज़रूरत पड़ती थी ये मिट्टी हटा के दिया। ठीक है। तो इस तरह से वो ये इंश्योर करते थे कि मेन नाली जो है ज़्यादा गंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी अपने आप में जो है बहुत ज़बरदस्त सा जो है उनकी प्लानिंग थी। अगेन एक और चीज़ थी कि जो है कई जगहों पे जो नाली के किनारे कुछ जो है कचरे के एविडेंसेस मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि कई बार ऐसा भी रहा था कि कचरा निकाला और आसपास ही फेंक दिया गया, जो कि हम इंडियंस की आज भी आदत है कि नाली सफाई करने वाले आते हैं, कचरा निकालते हैं, बाहर ही ले जाके छोड़ देते हैं। कुछ कचरा उठाते हैं, कुछ बाहर ही रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है उस दौर में भी थी। जो ड्रेनेज सिस्टम है बड़े शहरों में तो थी ही, सबसे बड़ी बात वो छोटे छोटे शहरों में भी मिलती है। ऐसा नहीं था कि छोटे इलाकों को छोड़ दिया, सिर्फ बड़े बड़े शहरी इस तरह की चीज़ें प्लान कर पाए। तो ये उस दौर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। बाकी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं बाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद।